आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 10। ये आज आपकी हिंदी की और मैथ्स की वर्कशीट आई है। ठीक है, तो हम इसे बना रहे हैं, आप लोग ले लेंगे। चलिए, तो पहले आप लोग इसे लेबल कर लें अच्छे से। उसके बाद अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग डाल दें और अपनी क्लास लिख लें। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या लिखा है, प्यारे बच्चों। पिछले कार्यपत्र में यानी कि जो इससे पहले की जो वर्कशीट्स है उसमें हमने पढ़ा कि श्यामा और केशव के घर पर चिड़िया ने कानिस के ऊपर अंडे दिए थे। ठीक है, जिसको लेकर दोनों बच्चों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं और उन दोनों ने मिलकर अंडों को धूप से बचाने के बारे में सोचा है। ठीक है, अब हमें आगे पढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है और किस तरह से वो उस अंडों को बचाएंगे। तो लिखा है, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। अक्सर, अब आजकल तो नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में अगर आप देखें, पुराने ज़माने में नहीं बल्कि जब हम छोटे थे तब तक की भी अगर आप लोग देखें तो यही होता था कि दोपहर के टाइम पे जब हम लोग स्कूल से आते थे तो खाना वगैरह खा के हम लोग को अम्मा सुला दिया करती थी। और उसके बाद फिर हम शाम को 4 बजे उठते थे, फिर अपने अगर ट्यूशन है तो ट्यूशन जाना है, नहीं तो अपना वर्क स्कूल का जो भी मिलता था उसको कंप्लीट करते थे, चाय वगैरह पीते थे और उसके बाद फिर हम लोग खेलने जाते थे। तो पहले ज़माने में बल्कि हमारे छोटे तक तो यही होता था। अब आजकल तो मतलब बच्चों की लीला ही अलग है, बिल्कुल है ना, सब अपने अपने मोबाइल ये वो। पहले ज़माने में ना इतना मोबाइल था, हमारे बचपन तक भी मोबाइल नहीं था। जिस साल मैंने 12th पास की है ना, समझिए उस टाइम पे ये स्मार्टफोन वगैरह आना शुरू हुए हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो लिखा है, अम्मा ने भी दोनों बच्चों को सुला दिया और ख़ुद भी सो गई, लेकिन बच्चों की आँख में आज नींद कहाँ, क्योंकि आज तो उन्हें प्लान अंजाम देना था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोकी, यानी बिल्कुल सांस रोकी, ऐसे जैसे कि मतलब सो गए हैं, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। सो नहीं रहे थे, ड्रामा कर रहे थे कि मतलब हम सो रहे हैं जैसे कि। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, यानी अब उन्हें पक्का हो गया कि अम्मा जी सो चुकी हैं अच्छे से, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ऐसा लगता है अम्मा सो रही है लेकिन वो जग रही होती है, आंखें नीचे लेटी होती है चुपचाप से, है ना। तो दोनों ने क्या किया, चुपचाप से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोली। सिटकनी यानी कुंडी, कुंडी खोली और बाहर निकल आए। ठीक है, और क्या करा, अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। उन्होंने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को अंजाम देने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, ठीक, और उसके बाद देखिए जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, उठा लाया, लेकिन जब काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। देखिए, एक तो बच्चे छोटे, उसके बाद क्या, इन सब चीज़ों पे खड़े होने में डर लगता है क्योंकि ये हिलते हैं, क्योंकि ज़मीन कभी भी इक्वल नहीं होती। अगर ज़मीन बिल्कुल बराबर है तो इनके पैर कभी भी बराबर नहीं होते, ये हिलते रहते हैं। उसके ऊपर उन्होंने नहाने की चौकी रख दी, जिसे आजकल हम लोग पटली भी बोलते हैं, कुछ लोग है ना, कुछ लोग इतना पटली बोलते हैं, कुछ लोग लो हाइट स्टूल भी बोलते हैं, तो मतलब अलग अलग नाम है, सब लोग देखिए कौन क्या बोलता है। खैर, तो अब इनको जब स्टूल से इनकी हाइट छोटी पड़ी तो उन्होंने नीचे लाके पटली रख दी। ठीक, अब स्टूल रख लिया और जब काम नहीं चला तो नहाने की चौकी यानी पटली लाके उसके नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल के ऊपर चढ़ गया, जैसा यहाँ आपको दिखाया है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। ये हमने भी ऐसे ही करा, जैसे हम लोग चढ़ते थे ना तो एक को पहले कहते थे तुम पकड़ के खड़े हो, कभी हम गिर गए फिर और परेशानी हो जाएगी। स्टूल अब देखिए क्या लिखा है, स्टूल चारों टांगों बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। वही बात जो भी मैंने आपको बताई। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। भाई छोटे बच्चे, डर लगता है ना कि कभी गिर गए, पता चला हाथ मुंह और टूट गया, पता चला करने गए थे भलाई, अम्मा आ रही है डंडा लेके मारने के लिए, आ जाओ बेटा इधर। अब क्या है, ये उसी का ही दिल जानता है कि उसे कितनी तकलीफ उठाना पड़ी। दोनों हाथों से कानिस को पकड़ लेता था। देखिए, कानिस ऊपर छज्जे को कहते हैं ना, ये तो देखिए पकड़ रखा है, और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर मारूंगा, यानी सही से पकड़, हिल क्यों ना है, अगर नहीं सही से पकड़ेगी ना अभी उतर के तेरी पिटाई लगाऊंगा। ठीक है, अब क्या है, उतारने तो पिटाई लगाऊंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो, अब श्यामा का दिल कहा था, वो ऊपर कानिस पे था। अब देखिए क्या है, क्योंकि दोनों बच्चों ने बराबर प्लान करा था, लेकिन क्या है, क्योंकि भैया बड़े थे, यानी कि जो भाई था वो बड़ा था, इस वजह से उसने क्या करा, वो चढ़ गया वो पहले। अब ऐसा भी तो होता है ना कि बड़ों के आगे बच्चों की कहाँ चलती, और खासतौर से शैतानी का काम हो तब तो बिल्कुल नहीं चलती। कहते मैं बड़ा हूँ ना, मैं समझा रहा हूँ ना। इसी तरह से इसका जो है क्या हो गया, ये खुद तो ऊपर चढ़ गया। अब इसका दिमाग ऊपर था कि कैसी होंगी, किस रंग की होंगी, कितनी होंगी।
तो बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था, जिसकी वजह से उसके हाथ जो है वो ढीले पड़ जाते, यानी उसकी पकड़ जो है वो ढीली हो जाती थी, तो स्टूल हिल जाता था। ठीक, अब हम लोग ने ये पैराग्राफ पढ़ लिया। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो येलो कलर के वर्ड किए गए थे उनका मीनिंग लिखा है। शब्दार्थ क्या लिखा है? इंतजार माने प्रतीक्षा, किसी का वेट करना। हिफाजत यानी सुरक्षा करना। उसके बाद तकलीफ, तकलीफ माने परेशानी। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं सॉरी, ये जो आपकी पोएम मतलब ये जो आपका अफसाना चल रहा है ना, इसको हम लोग स्टोरी जिसे बोलते हैं आप लोग, ये उर्दू का है। ठीक, ये मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं इन्होंने उर्दू में लिखा है ये, और उर्दू से ही इन्होंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट करा। पुराने ज़माने में आपको जान के हैरानी होगी कि हिंदी में इतना कुछ नहीं लिखा जाता था। जो नॉन मुस्लिम भी होते थे ना, और आज भी अगर आप जाएं ना पंजाब की तरफ जाएं तो वहाँ पे आज भी लोग उर्दू ही पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके घर में आज भी उर्दू का ही न्यूज़पेपर आता है। तो अब वही बता रहे हैं कि ये जो है ना, ये प्रेमचंद ने उर्दू में लिखा है। ठीक, जब मैंने उर्दू में शायद 8th क्लास की बात है, 8th या 7th क्लास की बात है, उर्दू पढ़ी है ना, तो उसमें ये उर्दू में मैंने पढ़ा है। अब क्या, जब हम उर्दू को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो कुछ वर्ड्स एज इट इज़ उर्दू के रहते हैं। अब देखिए ये इंतज़ार, हिफाजत, तकलीफ, सिटकनी, ये सारे वर्ड उर्दू के हैं। ठीक है, इसीलिए इनका हिंदी मीनिंग आपको दिखाया गया है, प्रतीक्षा, सुरक्षा और परेशानी, है ना, कुंडी। तो क्या ये सिटकनी, ये सारे वर्ड जो हैं ये प्योर उर्दू में लिए गए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए, क्योंकि आपको भी जानना ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं चलेगा, देखिए जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, मेरा मानना ये कि आप चाहे कुछ पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ें उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो, ताकि कोई भी अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो ऐसा ना हो कि आप उसका जवाब ना दे पाए। ठीक है, और अगर आप लोग मेरी ये बात मानेंगे ना तो हमेशा तरक्की करेंगे। क्या, आप चाहे एक लाइन पढ़ें, लेकिन उसको इतना अच्छे से पढ़ें कि अगर कोई आपसे पूछे ना कि ये क्या लिखा है बताओ ज़रा मुझे, तो आप उसका मुंह ना देखें, आप फटाक से उसे जवाब दे सकें। समझ रहे हैं? चलिए, तो हमने लिखा है गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जो हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है, गद्यांश यानी पैराग्राफ, अब पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। नंबर 1 क्या है? देखिए, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? यानी जैसे ही मम्मा सो गई तो दोनों बच्चे बाहर क्यों निकले? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। अब देखिए, इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे कि अम्मा के सोते ही बच्चे कमरे से बाहर इसलिए निकल आए क्योंकि उनको अंडे की हिफाजत की तैयारी करनी थी, है ना। वो अंडों की हिफाजत करना चाह रहे थे, इसीलिए वो लोग बाहर निकल आए कि अब अम्मा सो गई, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए वो बच्चे नादान थे, उन्हें नहीं पता था कि हमें गॉड ने जो भी चीज़ बनाई है वो बिल्कुल सुटेबल है, उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अब उन्हें नहीं पता था कि मतलब अंडों को इस तरह से धूप से नहीं बचाना चाहिए, चिड़िया खुद उनकी हिफाजत कर सकती है। आप इसे एंड में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इन्होंने अच्छे काम के बजाय अपने सर में बुरा काम ले लिया। लेकिन फिर भी क्या, वो बच्चे हैं, नादान हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है, केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारी कैसे की? तो उनकी तैयारियां उन्होंने कैसे करी? क्या उनकी तैयारियां थी? क्या उन्होंने प्लानिंग की थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारियां कुछ इस तरह की। पहले कमरे से स्टूल लाया, ठीक है, यानी पहले ये लोग कमरे से स्टूल लाए, और जब स्टूल से काम ना चला तो क्या करा, उन्होंने नहाने की जो चौकी थी वो लिया और स्टूल के नीचे रख दी। ठीक, ताकि वो पहले उस कानिस तक तो पहुँच सके। जब कानिस तक पहुँच जाएंगे तभी तो आगे का प्रोसेस होगा, है ना। तो इस तरह से इन्होंने ये तैयारियाँ की। तो आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ लिखा है, क्या आपने भी घर वालों से छुपकर कुछ काम किया है? ऐसे किसी अनुभव को लिखिए। तो देखिए, ये आपको खुद करना है ना, लेकिन क्योंकि पूछा गया है तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगा। मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे मीठा खाने का बहुत शौक था। अब मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, सिर्फ मैं चॉकलेट खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बाकी मैं मीठे में कोई चीज़ नहीं खाती। लेकिन जब मैं छोटी सी थी, देखिए ये लिखा है, हाँ हमने किया है। क्या करा है, जब मैं छोटी थी ना तब अम्मा के सोने के बाद, जैसा कि अभी मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारे ज़माने में यानी जब हम छोटे छोटे थे तो ये ऐसे ही होता था कि अम्मा रूम बंद कर देती थी और हम लोग अपने कमरे में चुपचाप सो जाया करते थे। नींद नहीं आ रही है तो भी लेटना पड़ता था। जब 4 बजे मम्मा गेट खोलेंगी तभी बाहर जाओगे, उससे पहले गए तो पिटाई पक्की है। तो हम क्या करते थे कि मैं, मेरे छोटे वाले भाई मिलके, हम सब चाचा के बच्चे, तो हम एक ही कमरे में सब लेटते थे आके आराम से, क्योंकि बड़ी मम्मा से सब प्यार करते हैं। मेरी मम्मा के साथ सब आके लेट जाते थे।
तो क्या करते थे, हम सारे मिलके बाहर निकल जाते थे और किचन में जाके ना चीनी, चॉकलेट या शहद, जो भी चीज़ ऐसे मीठी कोई भी चीज़ रखी होती थी ना, उसको खूब मज़े से खाते थे। क्योंकि शहद हमारे वहाँ ज़्यादातर होता था, क्योंकि घर का ही शहद था, तो सबसे ज़्यादा शहद खाते थे हम। और जब अम्मा उठती थी तो फिर खूब डांट पड़ती थी हमारी, बड़ा मज़ा आता था डांट खाने में, सबकी बराबर से डांट पड़ती थी। ठीक है, तो अब मैंने ये देखिए, ये सिर्फ मैंने आपको अपनी बात बताई है ना, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो आपसे थोड़ा सा अलग था, बहुत अलग नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपसे अलग है हमारा टाइम। चलिए खैर, आप इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया ताकि आप थोड़ा सा हंस लें। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आप अपना लिखेंगे और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आप लिख देंगे कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है कि जब आपने घर वालों से छुपकर कुछ काम किया तो बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठते थे। यानी अब जब जैसे ये कोई काम आपने छुप के किया तो आपके उस मन में क्या सवाल उठ रहे थे, तो आपको बताना है कि क्या सवाल उठते थे। तो फिर देखिए, मैं अपने उसी जो मैंने वो हरकत दी थी ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि मैं क्या करती थी। कि मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता था कि आज दादी हमें अम्मा की पिटाई से बचाएंगी भी कि नहीं बचाएंगी, क्योंकि रोज़ से दादी हमें बचा लिया करती थी अम्मा की पिटाई लगने से। अब पता नहीं आज बचाएंगी या आज सचमुच पिट जाएंगे हम। ठीक है, तो ये भी मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, आप लोग अपना खुद लिखेंगे। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब देखेंगे यहाँ अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। अब आपको इनसे वाक्य बनाना, इंतजार, हिफाजत, तकलीफ और सेट करनी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चारों के वाक्य देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या बनाया कि मुझे गर्मी की छुट्टियों का इंतजार रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कोई बच्चा होगा जो इतनी छुट्टियों के बाद भी गर्मियों की छुट्टी का इंतज़ार करेगा, है ना। लेकिन फिर भी देखिए सेंटेंस मैंने क्या बनाया है कि मुझे गर्मियों की छुट्टी का इंतज़ार रहता है। इंतज़ार आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं मुझे दादी के आने का इंतज़ार रहता है, क्योंकि जब दादी आती है तो ढेर सारे गिफ्ट्स लाती हैं, है ना। या और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, हमें इंतज़ार करना चाहिए, सही समय आने पर हमें सब चीज़ें मिल सकती हैं। तो इस तरह से जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। ये मैंने एक आपको बना के दिखा दिया कि इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। मैंने क्या लिख दिया, हिफाजत, हमें अपने सामान की हिफाजत खुद करना चाहिए। तो इस तरह से आप और भी कुछ लिख सकते हैं कि अपने सामान की हिफाजत खुद करना चाहिए। हिफाजत करने से कभी भी कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। ठीक, या और बहुत सारे आप अपने दिमाग से सोचिए, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। चाहे तो मेरा भी लिख सकते हैं, चाहे अपना अपने आप बना के लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो सॉरी अगला देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, हमको उन लोगों की मदद करना चाहिए जो तकलीफ में हो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तकलीफ के बाद आराम है, ये लिख सकते हैं। ठीक, या तकलीफ से कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो आप जो चाहे वो वाक्य बना सकते हैं। चलिए अगला वाक्य पढ़ते हैं। आपका क्या है, सिटकनी। तो सिटकनी की आवाज़ से अम्मा जग गई। ठीक है, तो हमने लिख दिया मतलब सिटकनी की आवाज़ से अम्मा जाग गई, उठ गई। आप लिख सकते हैं सिटकनी जो है वो बहुत आवाज़ करती है, सिटकनी बहुत मुश्किल से बंद होती है। तो इस तरह से जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब देखिए आपकी हिंदी की तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है, तो चलिए मैथ्स की वर्कशीट को शुरू करते हैं। मैथ्स की वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 10 है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, पूर्णक परिचय। यानी आज हम लोग पूर्णक के बारे में जानेंगे, उसकी मतलब इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में पूर्णक, यानी हम आज अपने दैनिक जीवन में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, अब देखिए इंग्लिश में तो आपने ये चीज़ें बहुत सुनी होंगी, हिंदी का मुझे पता नहीं। अब आपने कोरोना वायरस को सुना है ना। अब आप मुझे बताइए, कभी आपने ये सुना है कि उसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है? सुना है ना जी, बिल्कुल ये वही चीज़ है। ठीक है, धनात्मक माने होता है पॉजिटिव और ऋणात्मक होता है नेगेटिव। ठीक है, यानी कि जब कोई चीज़ हमारे साथ जुड़ जाती है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव यानी धनात्मक, और जब कोई चीज़ हमसे दूर चली जाती है या हमारे पास से निकल जाती है, वो माइनस हो गई, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक या फिर नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए अब एग्जाम्पल के तौर पे आज आपको ये वैसे भी दैनिक जीवन से ही समझाना चाह रहे थे, तो शुरुआत मैंने ही कर दी कोरोना वायरस से। ठीक, अब देखिए पहला क्या लिखा है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। क्या हो गया, ऊपर बढ़ा ना, यानी जुड़ गया। तो देखिए प्लस में 29 आया, यानी धनात्मक हो गया। अब इसी तरह से तापमान 0 से 2 नीचे गिरा, क्या हुआ, नीचे गिरा, तो क्या हो गया, -2 यानी ऋणात्मक हो गया।
ऐसे देखिए क्या लिखा है, समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, यानी समुद्र लेवल है, सी लेवल से ऊपर, तो ऊपर है तो क्या होगा प्लस। अब ये देखिए सी लेवल से नीचे, तो नीचे में क्या होगा माइनस। आ रही है समझ में बात। तो देखिए जो चीज़ ऊपर जाएगी, जो चीज़ आगे बढ़ेगी वो सब प्लस में होगी, जो चीज़ नीचे जाएगी या जो चीज़ पीछे को भागेगी वो माइनस में होगा, ठीक है। अब ऐसे देखिए 3,000 रुपये बैंक में जमा किए गए, तो क्या हुआ आपके पास जमा राशि में वो प्लस हुए ना, तो प्लस 3,000 हो जाएगा। ऐसे बैंक से 4,000 रुपये निकाले गए, तो अब आपकी जो जमा राशि थी उसमें से 4,000 क्या हुए निकले, यानी माइनस हो गए, तो ये क्या हो गया ऋणात्मक हो गया। आ रही समझ में आपके बात। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा, 12 छात्र कक्षा में और आ गए, यानी एक आपकी कक्षा है 60 बच्चों की, या जितने भी बच्चे आपकी कक्षा में, उसमें 12 बच्चे और आ गए, तो क्या हुए प्लस हुए ना। अब आपकी कक्षा से 2 छात्रों ने स्थानांतरित ले लिया, यानी कि ट्रांसफर हो गए 2 बच्चे, तो अब 60 में से 2 बच्चे माइनस होंगे ना, है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं कि जब कोई चीज़ जुड़ती है, ऊपर को जाती है या राइट हैंड की तरफ जाती है, वो आपकी यानी सीधे हाथ की तरफ, तो वो आपकी धनात्मक होती है, यानी प्लस में होती है। और जो चीज़ आपके उल्टे हाथ की तरफ जाएगी या नीचे को जाएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए ज़मीन स्तर से 11 मंजिल ऊपर, यानी ज़मीन है इससे 11 मंजिल ऊपर जा रहा है, तो क्या हो गया प्लस, ठीक है। ज़मीन से 1 मंजिल नीचे पार्किंग है, तो देखिए 1 मंजिल नीचे गए तो क्या हो गया माइनस। जब आप 10,000 कमाते हैं, तो अगर आपने 10,000 रुपये कहीं से कमाए हैं तो कितना हो गया प्लस में हो गए, यानी जो आपके पहले से पैसे मौजूद थे उसमें 10,000 रुपये प्लस हो गए। लेकिन वहीं अगर आप 400 रुपये कहीं खर्च कर जाते तो आपके पास जो पैसे पहले से थे उसमें से वो 400 रुपये आपने किसी और को दे दिए, खर्च कर दिए। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोग को एक बात बताऊँ बिल्कुल क्लियर, अभी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम पेपर का क्या रहेगा, किस तरह से आएगा, तो मैं आप लोगों को देखिए कोई भी चीज़ पूरी प्रॉपर वे में तो कह नहीं सकती, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह के माहौल है, उसको देखते हुए आपके जब भी एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे पूरी संभावना है कि आपकी वर्कशीट से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरी आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट भी यही है कि जब मैं आपको पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से समझाने की, तो आप लोग इसे अच्छे से समझें। नहीं समझ में आता है एक बार फिर से देखिए, कॉपी में करें और उसको रिवाइज करें, ताकि जब आपको एग्जाम्स में अगर इनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आए। समझ रहे हैं आप। देखिए क्योंकि स्कूल तो चल नहीं रहे हैं, आपको भी पता है, कोचिंग आप लोग जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कोरोना वायरस है। तो अब क्या करें, तो आप लोग इस वर्कशीट को ही अच्छे से रिवाइज करें, अपनी जो आपको स्कूल से बुक्स मिल गई हैं उनको पढ़ें। ओके चलिए अब अगला क्या देखिए, यहाँ लिखा है संख्या रेखा का उपयोग करके पूर्णक को निरूपित यानी करना। अब ये संख्या रेखा के अकॉर्डिंग आपको सिखाया गया है। तो देखिए हमेशा याद रखिए सबसे सेंटर में होता है जीरो। जीरो ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, यानी ना वो माइनस का होता है और ना ही वो प्लस का होता है, ठीक है। अब इधर सीधे हाथ की तरफ जितने होंगे वो सब धनात्मक यानी प्लस वाले होंगे, और उल्टे हाथ की तरफ जितने भी नंबर होंगे, जितनी भी संख्या होंगी वो ऋणात्मक यानी माइनस वाली होंगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए वो बात उन्होंने पहले ही लिख दी, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि संख्या रेखा, यानी ये जो है इसे संख्या रेखा कहते हैं, पर जीरो के दाईं ओर जाने, यानी देखिए दाईं ओर इधर है जीरो, ये जीरो के दाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान बिंदु से दूरी बढ़ जाने पर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे स्टेप बढ़ेंगे वैसे वैसे मान बढ़ता जाएगा, उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। 1 है 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, है ना, मतलब क्या उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक। लेकिन अगर वहीं आप जीरो से बाईं ओर जाते हैं यानी दूसरी तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे उसका मान जो है, मतलब दूरी तो बढ़ेगी लेकिन मान जो है वो घटेगा। जैसे जीरो की दूरी यहाँ है ना, ये उतना ही कम होगा, जितना ही आगे जाएंगे उतना ही लो होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा पूर्णकों के बारे में कुछ रोचक तथ्य, यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे पूर्णकों के बारे में, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए आपका पहला क्या लिखा है, जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णकों से बड़ा होता है लेकिन सभी धनात्मक पूर्णकों से कम होता है, यानी जो पॉजिटिव होंगे उनसे जो है जीरो क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन जो नेगेटिव यानी ऋणात्मक होंगे उनसे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। इसके बाद क्या लिखा है, एक सबसे छोटी धनात्मक पूर्णक यानी प्लस में सबसे छोटा 1 है,
जाहिर सी बात है 1 से छोटा 0 है, 0 की कोई यहाँ पे काउंटिंग हो नहीं रही है, बाकी सारे 1 से बड़े हैं। ठीक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णक जो है वो -1 है, ये भी ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है। इसके बाद जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है वो गिरती जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, सभी धनात्मक संख्या सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। ये जाहिर सी बात है भाई, इधर के सारे नंबर जो है वो प्लस के हैं तो वो बड़े होंगे, इधर के माइनस के तो वो छोटे होंगे। क्या लिखा, संख्या रेखा ओ के यानी ये जो 0 है, 0 के दाईं ओर संख्या 0 से बड़ी होती है, यानी इसकी सारी रेखाएं जो दाईं ओर हैं वो सारे नंबर 0 से बड़े होंगे, ये भी ठीक बात है। और इसके बाईं ओर के सारे नंबर 0 से छोटे होंगे, ये भी ठीक बात है। ठीक, तो अब आपके समझ में आ गया। आगे पढ़ते देखिए यहाँ क्या लिखा, आओ करें। अब देखिए चलिए देखते हैं हमें कितना समझ में आया। लिखा है निम्नलिखित स्थितियों को पूरक के रूप में लिखिए। अब आपको ये स्थितियां जो दी गई हैं इसको पूरक रूप में लिखना है, तो चलिए इसका आंसर में ही हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पहला क्या लिखा, समुद्र तल से 500 मीटर नीचे, तो अब नीचे तो किस में आ गया, माइनस में। 900 रुपये जमा कराए बैंक में तो क्या हो गया, प्लस हो गए। ठीक है, 2000 का नुकसान हो गया तो क्या हो गया, माइनस हो गए। ठीक है, पतंग जमीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रही है तो क्या हो गया, ऊपर उड़ रही है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मिस प्रिंट है, ये आप प्लस करेंगे क्योंकि ऊपर उड़ रही है ना, जमीन से ऊपर है तो ऊपर जो भी चीज़ है वो किस में आती है, प्लस में आती है। ठीक, तो आप इसे किस में लिखेंगे, प्लस में लिख लेंगे। तो पहला नेगेटिव है मतलब धनात्मक है, तीसरा धनात्मक है, चौथा और जो दूसरा है ये आपके ऋणात्मक यानी प्लस में है। ठीक है, धनात्मक है, तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको दिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, ये जो संख्या दी गई है संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, यानी कि आपको नंबर लाइन पे इन सब चीज़ों को दर्शाना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। अब आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 0 सबसे सेंटर में आ जाता है। ठीक, 0 के इधर सारे नंबर प्लस के होते हैं, इधर सारे माइनस के, यानी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक, तो अब आपको 0 दिखाना था तो ये 0 हो गया, उसके बाद 3 दिखाना था, 3 हो गया, -6 और -7 हो गया। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरह से ही बना लेंगे और ये कर लेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट को हम लोग ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 0 सबसे सेंटर में आ जाता है। ठीक, 0 के इधर सारे नंबर प्लस के होते हैं, इधर सारे माइनस के, यानी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक, तो अब आपको 0 दिखाना था तो ये 0 हो गया, उसके बाद 3 दिखाना था, 3 हो गया, -6 और -7 हो गया। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरह से ही बना लेंगे और ये कर लेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट को हम लोग ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।